राइट। तो ये 5 बात हुई आपसे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स जो है बेसिकली वो दो तरह से हम क्लासिफाई करेंगे ब्रॉडली, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। बहुत आसान है इनको सीखना। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में प्रेयर हो रही है, जब आपके स्कूल में प्रेयर हो रही है तो आप एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगते हो ना, एक प्रॉपर लाइन होती है, प्रॉपर आपका रोल नंबर वाइज लगती है, हाइट वाइज लगती है, एक प्रॉपर पोजीशन होती है। तो वो फॉर्म कौन सी हो गई आपकी? क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गई। और जब आपका रेसिस हो गया तो जो बच्चा जहां चाह रहा है वहां पहुंच रहा है ना। तो इसीलिए जो बच्चा जहां जा रहा है, जहां पहुंच रहा है, उसकी पोजीशन कैसी है? फिक्स नहीं है। वो क्या हो गया? आपकी एमॉर्फस फॉर्म। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें बस एक बेसिक डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? मे बी एटम हो सकते हैं, मे बी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मे बी आयंस हो सकते हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल की जब भी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, दीज कांस्टेंट पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयन। हो सकता है सॉलिड आयन से मिलकर बना, जैसे आयनिक सॉलिड होते हैं, Na पॉजिटिव, C नेगेटिव, NaCl के केस में। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे आइस है, पूरा H2O का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा सॉलिड फॉर्मेशन में। एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका डायमंड है, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कार्बन के एटम्स ही हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल की जब भी बात हो रही है तो वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन में कोई भी हो सकता है। और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। मैं आपको एक छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ डॉट्स की फॉर्म में, कैसे हम शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ आपको, ये 1 2 3, आप देखेंगे अगर सॉलिड्स में ऑब्जर्व करेंगे तो सेम अरेंजमेंट आपको पूरे सॉलिड में दिखाई पड़ेगा। आप इसको और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे तो ये जो अरेंजमेंट है ये कांस्टेंट पार्टिकल्स का है। पार्टिकल मैंने भी बताया एटम, मॉलिक्यूल या आयन में कोई भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस इसकी यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस की यहाँ से सेम डिस्टेंस की यहाँ पर है। यानी कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑब्जर्व करोगे आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम ऑर्डर ऑब्जर्व होगा, और इसलिए कहते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे possess long range order, which means there is a regular arrangement of constant particle which repeat itself periodically over the crystal। जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। एमॉर्फस में कैसा होगा? इस तरह से, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का, इस तरह से। तो इनमें क्या होगा? एमॉर्फस के केस में इरेगुलर अरेंजमेंट, इस टाइम में कैसे होगा? एक प्रॉपर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का होता है। इसको हम एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं। आपके सामने जो फिगर बनी हुई है ये आपके पास क्वार्ट्ज और ग्लास का स्ट्रक्चर है। आप इसको सिंपली ग्लास ही बोल सकते हो या क्वार्ट्ज ग्लास भी चल जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों में ही जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो SiO2 सिलिका, जिसे रेत हम बोलते हैं, वो चीज रहती है। दोनों में जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है? SiO2 है, या इसी को हम SiO4 4 नेगेटिव भी बोल सकती है। ये जो दो मटेरियल है, एक हमारे पास क्वार्ट्ज है और एक हमारे पास है क्वार्ट्ज ग्लास है, ठीक है ना। दोनों ही आपके किस तरह के सॉलिड्स हैं? इसमें सिर्फ क्वार्ट्ज है, वो तो आपका कैसा सॉलिड है? वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो ग्लास है इसको हम सिंपली ग्लास ही बोल सकते हैं, इट इज अ एमॉर्फस सॉलिड। तो आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने क्लास 11 में पी ब्लॉक में सिलिकेट्स पढ़े थे उनको बताया था सिलिकेट्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो SiO4 4 नेगेटिव होती है, या SiO2 भी कहीं बुक में लिखा मिल जाता है। ये SiO2 का अरेंजमेंट कैसा होता था? अगर ध्यान हो, बीच में सिलिकॉन एटम आ गया, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और ये फोर्थ ऑक्सीजन, ये सब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है। SiO4 ये इन पे 3 नेगेटिव चार्ज आता था, इस तरह से था ये आपका 4 नेगेटिव। तो ये वही यूनिट्स हैं। तो अगर इसके अंदर तो अगर आप क्वार्ट्स के अंदर देखेंगे, ये आपके पास क्वार्ट्स का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाली फिगर जो क्वार्ट्स की स्ट्रक्चर है, दोनों ही
ग्लास भी और क्वार्ट्ज दोनों ही एमॉर्फस सॉलिड से मिलकर बना होता है। दोनों ही SiO4 नेगेटिव यूनिट इसमें बेसिक यूनिट्स होती है। फर्क क्या आ रहा है, देखिए फर्क ये आ रहा है कि क्वार्ट्ज के अंदर ये जो SiO4 यूनिट का अरेंजमेंट है, आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा होगा। एक रेगुलर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल इसका है, जबकि ग्लास के अंदर ऐसा नहीं है। ग्लास में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। ग्लास में जो SiO4 नेगेटिव यूनिट का अरेंजमेंट हो कैसा है, इरेगुलर है। और यही वजह है क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो ग्लास है, जो जनरली ग्लास हम घर में भी देखते हैं, ग्लास पेंस वगैरह होते हैं, वो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड ग्लास। जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो ये बात तो एग्जामिनर को ही पता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है क्वार्ट्ज में और ग्लास में। तो आप बताएंगे, in case of quartz SiO4 negative units are in a regular arrangement, whereas in case of glass SiO4 negative units are not in a regular arrangement। या ऐसा भी बोल सकते हैं, in case of quartz SiO4 negative units have लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आप पूरे सॉलिड को ऑब्जर्व करेंगे, सेम ऑर्डर आपको दिखाई पड़ने वाला है, और यहाँ पे ये ऑर्डर कैसा आ रहा है, इरेगुलर ऑर्डर आ रहा है। ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर क्वार्ट्ज में और ग्लास में। क्वार्ट्ज में SiO4 नेगेटिव यूनिट का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और इसी वजह से ये कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लास में SiO4 नेगेटिव यूनिट्स का जो अरेंजमेंट है वो आपका एक इरेगुलर अरेंजमेंट है, और इसलिए जो आपका ग्लास है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। हमसे क्वेश्चन भी आता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट एन क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एन अमॉर्फस सॉलिड। तो आप क्या करेंगे, जब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया और उसके बाद रैपिड कूलिंग कर दिया आपने उसकी, तो क्या होगा, जो अरेंजमेंट रेगुलर था वो क्या हो गया, इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया, और इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन फॉर्म थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमॉर्फस फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एमॉर्फस सॉलिड, तो क्या करेंगे, बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। जो ग्लास हम बनाते हैं उसको बनाने से भी क्या करते हैं, रेत सिलिका जिसे बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, उनको बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देते हैं और फिर उसको बहुत तेजी से कूल होने के लिए अलाउ करते हैं, तभी ग्लास बनता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग, ANNEALING, अनीलिंग बोलते हैं इसको। हाई, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना और रैपिड कूलिंग करना, उससे ये प्रोसेस कहलाता है आपका एनीलिंग। तो अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अमॉर्फस सॉलिड, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम एनीलिंग बोल देते हैं। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी इसको पूछा गया है, कैसे पूछा गया वो आपको दिखा देता हूँ। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में किस तरह से डिफरेंस उन्होंने पूछा है। देखिए ये हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में क्या डिफरेंस है और कैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम 1.2 है आपके, देखिए, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। ग्लास में और क्वार्ट्ज में क्या फर्क है, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। जैसा आपको पता है कि जो क्वार्ट्ज है उसमें SiO4 नेगेटिव यूनिट का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जबकि ग्लास में SiO4 नेगेटिव यूनिट का एक इरेगुलर अरेंजमेंट है। और अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, आप लिखेंगे बाय हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, तो बच्चों को ये नहीं लिखना है इसमें कि ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो पता ही है। ये जानना चाह रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों
ग्लास और क्वार्ट्ज को सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ रहे हो तो किस बेसिस पर आप इनको डिफर कर सकते हो, तो आप कैसे डिफर करोगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स के रेगुलर अरेंजमेंट के बेस पे करेंगे। तो आप बताएंगे क्वार्ट्ज, इन केस ऑफ क्वार्ट्ज SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स आर इन अ रेगुलर अरेंजमेंट, while in case of glass SiO4 4 negative units are not in a regular arrangement। और कैसे किन कंडीशन में आप क्वार्ट्ज को कन्वर्ट कर सकते हो ग्लास को, किन कंडीशन में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट कर पाओगे अमोर्फस सॉलिड लाइक ग्लास में, तो बाय हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। ये आपसे जो बात हुई ये इस क्वेश्चन के बारे में हुई। थोड़ा सा और हमें डिस्कस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। पहले थोड़ा सा हम इनके बीच में और डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें सारी बातों को समराइज किया गया, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ डिटेल में। जैसे अगर आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाए कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमोर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है, आप कैसे बताते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए पहला तो वही रहेगा, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। यहाँ पे कैसा रहेगा, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स या इररेगुलर शेप भी आप इसको बोल सकते हैं। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, देखिए इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पर, तो जब इनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि पूरा का पूरा सॉलिड जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, या शार्प मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें पहले, क्योंकि आइस का देखा, आइस सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। जबकि एमॉर्फस में क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है। जब डिस्टेंस सेम नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं लगेगा। तो पता चला ये जो पोर्शन था ये किसी और टेम्परेचर में मेल्ट हो गया, ये इसके लो टेम्परेचर जहाँ डिस्टेंस आता है ये और लो टेम्परेचर में मेल्ट हो गया। तो इसलिए जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा। उसका वजह कि जब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सेम है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होगा, सेम होगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी है, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे किसी शार्प एज डिवाइस से, चाकू वगैरह से या नाइफ या किसी ब्लेड वगैरह से आप जैसे कट करोगे तो कट होने के बाद आपको रेगुलर सर्फेसिस मिलेंगी। रेगुलर सर्फेसिस का मतलब है बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलेंगी यहाँ पर। जबकि अमॉर्फस में अगर कट करते हैं आप तो अमॉर्फस केस में ऐसा मिलता है आपको, इस तरह से इररेगुलर सर्फेसिस मिलती हैं आपको। तो इसलिए कहा जाता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे अंडरगो शार्प क्लीवेज, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड जैसे गिलास है, आप कभी गिलास खरीदने जाएंगे किसी शॉप पर तो यू विल ऑब्जर्व व्हेन दे कट द ग्लास, अगर आप अपनी फिंगर से उसकी जो एजेस हैं उस पे आप अगर फिंगर्स चलाओगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ कांच आ जरूर जाएगा, क्योंकि वो इररेगुलर अरेंजमेंट है वहां पर कांस्टेंट पार्टिकल का। इसलिए कट होते समय कोई पार्टिकल कहीं पे था, कोई पार्टिकल कहीं पे था, वो इररेगुलर क्लीवेज में जाएगा। या इसको हम बहुत साफ साफ ये बोल देते हैं कि जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे अंडरगो शार्प क्लीवेज, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं दे गिव इररेगुलर सर्फेसिस और दे डू नॉट अंडरगो शार्प क्लीवेज। हीट ऑफ फ्यूजन मैंने अभी बताया, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, यहाँ पे कैसा होगा डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट या डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो हीट जो कि फ्यूजन करने के लिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगी वो अमॉर्फस के केस में सेम नहीं रहेगी। कुछ पोर्शन में किसी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन में किसी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक डेफिनेट है कि सबके बीच की पार्टिकल्स डिस्टेंस कैसी सेम थी। अब जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये सॉलिड तो हैं लेकिन ये झूठे सॉलिड्स हैं, ये सुपर कूल लिक्विड कहलाते हैं। जैसे ग्लास है, पढ़ा था हमने क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में, व्हाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। उसमें रीजन दिया था कि अगर आप किसी बिल्डिंग वगैरह में जहाँ पे कोई खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं ग्लास के और उनकी बॉटम आप देखोगे तो उनकी बॉटम जो है वो थिकर होगी देन द अपर पोर्शन, यानी कि जो उनकी थिकनेस है वो बॉटम पे थोड़ी ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टी है टू फ्लो लाइक अ लिक्विड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब उस ग्लास पेन पर हीट पड़ती है तो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको फ्लो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम you will observe the thickness of the glass at the bottom will be
मोर देन द अपर सरफेस। तो अब देखिए प्रॉपर्टी किसकी आ गई फ्लो वाली, किसकी आ गई, लिक्विड की। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड है तो सॉलिड, लेकिन झूठे सॉलिड है, सीडो सॉलिड्स हैं, बिकॉज दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड लाइक ग्लास। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। बस एक लाइन लिखनी है जो आपने 11th में लिखी थी, बिकॉज ग्लास हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड। ये बात हम पहले, और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कैसे हैं, ट्रू सॉलिड्स से, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर बताई दिया आपको कि आप लंबे डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे सॉलिड में सेम पैटर्न आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स का मिलता है, और इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। और जो एमॉर्फस है उसमें हो सकते हैं यहाँ पे थोड़ा समय तक डिस्टेंस सही चले, उसके बाद क्या फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, इरेगुलर मिलेगा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कि हो सकता है कुछ पोर्शन सॉलिड का देखने पर लगे कि भाई अरे यहाँ रेगुलर एलिमेंट चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो 100% डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसलिए कहा जाता है कि amorphous solids have irregular arrangement of constant particle और they possess short range order। तो जितने भी आपने रबर है, प्लास्टिक्स हैं, जितने भी पॉलीमर्स हैं जैसे टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, वो सब आपके क्या होंगे, एमॉर्फस। तीन बातें याद रख लो, रबर, जितनी भी रबर्स हैं आपकी, जितनी भी प्लास्टिक्स हैं आपकी, और जितने भी पॉलीमर्स हैं आपके। जैसे प्लास्टिक में पीवीसी आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और जितने पॉलीमर्स है जैसे टेफ्लॉन है, बूना एस है, चिकन जो आप खाते हो, बूना एन है, ये सब आपके कैसे पॉलीमर्स हैं, और ये सब कैसे होंगे, एमॉर्फस। और इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता कांस्टेंट पार्टिकल्स का। क्रिस्टलाइन के बहुत आसान है। जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं वो सब कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। NaCl हो गया, KCl हो गया, जितने मेटल्स सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड्स हैं वो सभी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और इसके बाद जितने भी आप कोवलेंट सॉलिड पढ़ोगे, डायमंड वगैरह है, ग्रेफाइट है, ये सब कैसे हैं आपके कोवलेंट सॉलिड्स में, कोवलेंट बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। आइस है, वो भी आपका सॉलिड है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी सब आपके क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको तीन याद रखने हैं, रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर्स। ये तीनों जो है कैसे हैं आपके, एमॉर्फस हैं, और बाकी सब जितने भी आप पढ़ते हैं वो सब क्या है, क्रिस्टलाइन है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए। जैसे हमसे पूछा क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जहां भी वर्ड पॉली आ गया वो सब वो क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। ये कैसा होगा, एमॉर्फस। और देखिए टेफ्लॉन पॉलीमर, ये भी कैसा हो गया, एमॉर्फस। सेलोफेन, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ, ये अमॉर्फस सॉलिड है। मेम्ब्रेन, ये पॉलीविनाइल, जहां पॉली लग जाए वो तो बहुत आसान है आपको पता करना, ये भी कैसे एमॉर्फस है। ग्लास अभी पता चला आपको, एमॉर्फस है। कॉपर मेटल है, क्रिस्टलाइन है। पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन है, नेपथलीन क्रिस्टलाइन। अभी और डिस्कस करेंगे तो आप पता चलेगा। टाइम जो है लगभग एक्सपायर हो रहा होगा इसका मीटिंग का, तो कल मैं सेम टाइमिंग आपको पढ़ाऊंगा 10:10 पर। आज आप इसकी जो है रीडिंग करिए। अभी एक आध पॉइंट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का मुझे और डिस्कस करना है, तो मैं कल आपसे बात करूंगा 10:10 पे। कल फिर मिलते हैं, और आप इसकी रीडिंग जरूर लीजिए। देखिए सबसे अच्छी बात है, हमारी एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है। आपको जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आपको, वो आपको बिल्कुल ऐसी ऐसी जो है लिखी मिल जाएगी एनसीईआरटी में। ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, राइट, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड मैनी मोर एप्लीकेशन डेली लाइफ, वो सब क्या आपके इस एमॉर्फस सॉलिड है। देखिए एमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट। मैं प्री बोर्ड में जब क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ या जब क्वालिफाई वगैरह में देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं जरूर देता हूँ। गिव वन यूज ऑफ एमॉर्फस सिलिकॉन। The amorphous silicon is best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। या ऐसे ही पूछ सकते हैं, नेम अ मटेरियल which is used to convert sunlight into electricity। तो कौन सा, amorphous silicon। नाम में आ रहा है amorphous silicon। वैसे सिलिकॉन आप पढ़ेंगे वो क्रिस्टलाइन में जाएगा, लेकिन जो amorphous silicon है, भाई देखिए सिलिकॉन एटम्स का अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा तो वो हो गया आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म, और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया तो वो हो गया आपकी कौन सी, एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स आर वेरी यूजफुल मटेरियल्स, और ये सारे आपको याद रखना है। प्लास्टिक्स हो गए, सर रबर हो गए। प्रॉपर्टीज में एनिस्ट्रॉफी रह गई। हाँ वही मैं कह रहा बेटा, कल बताऊंगा वो। अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट हो रहा था तो मैं एग्जाम में डिस्कस कर रहा था। एनाइसोट्रॉपी ही मेन टॉपिक है जो उसमें पढ़ाने वाला है ना, तो वो मैं आपसे कल बात करता हूँ। अगर टाइम बचता है तो अभी करते हैं, देखिए क्या कितना टाइम रहा होगा।
मीटिंग में कितना दिखा रहा है? अभी है हमारे पास 3-4 मिनट में बता देता हूँ आपको। देखिए एनाइसोट्रॉपी ही इसका मेन टॉपिक है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए ये इस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का सबसे बढ़िया वाला टॉपिक है और इससे आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो अरेंजमेंट आपके सामने समय स्क्रीन पर है, ये आप देखेंगे रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। ब्लू पॉइंट्स पे देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है, जो डाउन चले, लेफ्ट चले, राइट चले, कहीं चले, कैसे लग रहा है? रेगुलर अरेंजमेंट। तो इस समय ये आपके सामने कौन सा पार्टिकल है? ये क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है? तो एनाइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप देखेंगे मैं इसका एग्जांपल देता हूं पहले आपको। देखिए गिलास है, गिलास एक बड़ा पीस हो और उसी ग्लास का एक छोटा पीस हो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? सेम हो। अगर ग्लास सेम मटेरियल से बना हुआ है तो ग्लास का छोटा सा पीस हो या उस ग्लास का एक बड़ा सा पीस हो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? सेम है। जैसे किसी मेटल की वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम होगी। इसी तरह से तो जो एमॉर्फस सॉलिड ग्लास है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी रहती हैं? सेम रहती हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए और ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी आइसोट्रॉपी। क्या कहलाएगी? आइसोट्रॉपी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। जैसे आप देखिए जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में सी से डी चले, इस एक्सिस पे जब आप चल रहे हो तो आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है? रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू अरेंजमेंट आ रहा है। लेकिन जब आप चल रहे हो बी के अलोंग, ए बी एक्सिस के अलोंग, तो क्या आ रहा है? सिर्फ ब्लू 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 आ रहे हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर आप डिफरेंट एक्सिस के अलोंग मूव करोगे तो आपको डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मिल रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है। मैं अगर एक एक्सिस और ड्रॉ कर दूं, देखिए मैंने ड्रॉ कर दी ये वाली, इसलिए करूंगी एक मिनट, ये एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, बिल्कुल ऐसी आ गई है। और मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं पड़ा, यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ गया, यहाँ एक पार्टिकल पड़ गया, यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, लेकिन ऊपर कोई पार्टिकल नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बी से ए चल रहे हैं तो अरेंजमेंट क्या आ रहा है? ब्लू 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 ब्लू। और यहाँ अरेंजमेंट रेड ब्लू रेड ब्लू। यानी कि जब आप इस लाइन सॉलिड के अंदर मूव करते हो तो आपको डिफरेंट एक्सिस के अलोंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एन आइसोट्रॉपी, अपोजिट टू आइसोट्रॉपी। अब आप आ जाओ एमॉर्फस में। देखो ये आपके पास एमॉर्फस अरेंजमेंट है, ये सब गड़बड़ है। कोई रेगुलर अरेंजमेंट है जिसका जहां दिल चाह रहा है वहां जा रहा है पार्टिकल। अब आप इधर चलो तो भी रेगुलर अरेंजमेंट है, इधर चलो तो भी रेगुलर है, इस एक्सिस पे चलो तो भी रेगुलर, इस तरह चलो, सब जगह इरेगुलरिटी है। यानी कि सेम है। इरेगुलरिटी का मतलब है सभी एक्सिस के अलोंग मूव करने पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसे मिल रहा है? इरेगुलर मिल रहा है। और इसीलिए जो एमॉर्फस सॉलिड्स है वो क्या कहलाते हैं आपके? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कहलाते हैं आपके एनाइसोट्रॉपिक, because some physical property like electrical resistance or refractive index show different values when measured along different direction in the same crystal. और ये क्यों होती है? This arises from different arrangement of particles in different direction. जैसा आपने देखा AB एक्सिस के along कुछ था, CD के along कुछ और आ रहा है, ठीक है। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि उसमें किसी भी डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आपको इरेगुलरिटी ही मिलेगी। यानी कि इरेगुलरिटी मिल रही है, इसका मतलब कैसा आ रहा है? सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है डिफरेंट एक्सिस के अलोंग। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वो क्या होती है एमॉर्फस सॉलिड में? सेम। तो एमॉर्फस सॉलिड्स ऑन अदर हैंड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट इज बिकॉज़ देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम and arrangement is irregular along all direction. Therefore, value of any physical property would be same along any direction. देखिए इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये 1.5 प्रॉब्लम है। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड is observed to have same value along all direction। यानी किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए जो उस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है? सेम है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। आपको सॉलिड पे कमेंट करना है कि
उसका नेचर क्या है। देखिए नेचर से मतलब है अगर क्रिस्टलाइन होगा तो उसमें एनआइसोट्रॉपी होगी और वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर कहलाएगा। अगर एमॉर्फस होगा तो वो प्रॉपर्टी कौन सी रखेगा, आइसोट्रॉपी रखेगा, उसका नेचर क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आप बताइए जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है तो कैसा हो गया ये, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ग्लास वाली बात होगी। और वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी पूछने का मतलब है क्या स्मूथ सरफेस मिलेंगी ग्लास को कट करने पर, नहीं मिलेंगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, nature of solid is isotropic and it will not show cleavage property or it will not give smooth surfaces on cleavage। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये आ रहा 1.4, ग्लास इज सुपर, वाई ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला, बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड, और इसलिए हम ग्लास को या एमॉर्फस सॉलिड को सीडो सॉलिड भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड्स की नहीं होती, वो लिक्विड की होगी या फिर गैसेस की होगी। ये बात थी। तो आज मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लेंगे, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, कुछ बातें मैंने डिस्कस की वो आपको यहाँ लिखी मिल जाएंगी ऊपर पेज नंबर 3 पर, जो मैं बात कर रहा था आपसे। Some glasses object from ancient civilization are found to become milky। आप किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में किसी ताजमहल को क्या लेंगे, किसी भी आप फोर्ट वगैरह में जाएंगे जहाँ पे ग्लास पीसेस लगे हो बहुत पुराने, तो पूरा ग्लास ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा लेकिन बीच बीच में कहीं स्पॉट आ जा रहा होगा। बीच बीच में स्पॉट का मतलब है वहां पर जो SiO4 यूनिट्स है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ गई। ग्लास में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन किसी भी वजह से लंबे समय तक रखे रहने की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, वहां पर कहीं कहीं पर आप देखेंगे थोड़ी सी धुंधलापन आ जाता है। वैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट रहता है लेकिन कहीं कहीं पर रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होने की वजह से वहां पर टर्बिडिटी, ओपेकनेस आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है वो उसकी बात करें कि सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन, बहुत पुराने समय के, बाबा आदम के जमाने जैसे कहने के लिए बोल देते हैं लोग, आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। उसमें क्या हुआ, किसी पोर्शन में SiO4 नेगेटिव यूनिट्स क्या हो गई, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में चला गया, इसीलिए वहां पे मिल्कीनेस जो हो गई। ये भी बात आपने पढ़ी है। लाइक लिक्विड्स amorphous solids have a tendency to flow though very slowly, therefore sometimes these are called pseudo solids or super cooled liquid। ये बात भी देखिए आगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम एट द टॉप, दिस इज बिकॉज ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनाता है एग्जाम में, तो उसका भी हाथ बने हुए एनसीईआरटी के अंदर से पूछना है। तो हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी है, आप अगर आपका मन लगे लगे ना रीडिंग करने में एनसीईआरटी के, तो बहुत अच्छे आप नंबर स्कोर कर सकते हो। आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ और कल आपसे 10-10 में बात होगी, और जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख रहा हूँ, इसकी रीडिंग जरूर लेंगे आप। इसकी रीडिंग जो है आप यहाँ तक ले लें, बस पेज नंबर 4 तक, 4 के वाले क्वेश्चन देखिए 1.5 तक, यहाँ तक बस आप कर लें, ठीक है। कल आपसे बात होगी, ठीक।